नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जो आपके खान सर का न्यू अभी आपका बुक आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें कि अगर देखेंगे तो टोटल आपका 40 आपका नया आपका प्रैक्टिस सेट को ऐड किया गया है और सभी आपके सिलेक्टिव प्रश्न आपके डाले गए हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग खान सर के बुक को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और 20 अगर इसमें आप देखेंगे तो क्या है कि आपका नया बिल्कुल आपके नए पैटर्न पर जो है सेट किया गया है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको जो है कवर करने वाले हैं। और देखिए आज हम लोग कितने प्रश्न को कवर कर पाते हैं, क्योंकि आपका टारगेट है कि लगभग 50% आपको कवर करा दिया जाए। हालांकि अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट सेशन में आपको कवर करा दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका बुक है जो कि आपका खान सर के थ्रू आपका जो है लॉन्च किया गया है मार्केट में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये जो नया एडिशन आपका है, इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो 20 आपका टोटल हल प्रश्न दिया गया है और 20 आपका जो है प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, जो कि नए आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपका जो है थ्योरी भी आपको दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे तो बिहार जी के भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, गणित एवं तर्क शक्ति, हिंदी एवं अंग्रेजी। तो जितनी भी आपका यहाँ पर जो है नोट्स दिया गया आपको रिवीजन के लिए, इसको भी काफ़ी जल्दी हम लोग जो है कवर करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से आप देखेंगे तो प्रश्न आपका शुरू होता है। और पहले मैं साथियों आपको बता दूं कि जो नए कैंडिडेट है, एक ग्रुप आपके हमारे जो है संस्थान में आपका चलता है, जिसमें कि ऑल ओवर क्या है कि जितने भी आपका अलग अलग संस्थान में आपका क्लास नोट्स आपका प्रोवाइड किया जाता है, चाहे आपका ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी हो या फिर आपका खान सर हो, इन सभी के थ्रू जितनी भी आपका क्लास नोट्स या फिर टेस्ट सीरीज आपका जैसे ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी में भी आपका गाइडेंस बैच आपका लॉन्च किया गया है। तो वीडियो क्लासेस आपको बिट्टू झा और जो है रोशन आनंद सर के द्वारा जितनी भी क्लास अभी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपको सिस्टमेटिक तरीके से गाइडलाइंस के तहत ये आपके अलग ग्रुप पर चलते हैं। एक ग्रुप पर आपका टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपका चलता है। तो इस ग्रुप का आपका फी है आपका 99। तो जो कैंडिडेट ऐड होना चाहते हैं, क्योंकि देखेंगे तो ये जो आपका मेनली जो आपका क्लास है आपका ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पर अगर जाएंगे तो इसका 999, ऑफलाइन में 2100। और जो री एग्जाम के लिए चालू किया गया है, यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो पुराने कैंडिडेट है 999 और 2100 वाला, वही कैंडिडेट ऐड होते हैं। तो काफ़ी सारे छात्र कमेंट और मैसेज करते हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों को इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके सिंपली आपको इंक्वायरी लेना है। आपको फाइनली ग्रुप के अंतर्गत आपको ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आप प्रॉपर तरीका से सारे नोट्स को रिवीजन कर पाएँ। इसके अलावा क्या है कि आपको टिक मार करके आंसर आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएँ। ऑल ओवर जितनी भी आपके मार्केट में बुक है, इसका A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है आंसर टिक करके, ताकि आप सारे बुक को भी अच्छे तरीके से कवर कर पाए, ताकि आपको रिवीजन के लिए ऐसा नहीं कि आपको प्रश्न यहाँ पर पढ़ेंगे, आंसर के लिए आपको नीचे जाने पड़े। तो सारा कुछ एक गाइडलाइंस के तहत बेहतरीन तरीका से आपका सुव्यवस्थित तरीका से चलाए जा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट एक्चुअल के 7050513705 पर आपको एसएमएस या कॉल करके आपको इंक्वायरी लेना है, सारा कुछ आपका टेस्ट वगैरह वहीं पर आपके चलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। दोस्तों याद रखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता वाशिंगटन थे। और इसका भी कंप्लीट आपको पीडीएफ ग्रुप पर आपको डाल दिया गया है। तो बिल्कुल आप क्या है कि इजी वे में क्या है कि इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। और मैं आपको यही कहूँगा कि जो आपका 20 आपका नया सेट आपको दिया गया है, इसमें आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, इसको आप सभी लोग रख लीजिए। क्योंकि आप देखेंगे तो वैकेंसी काफ़ी अच्छा खासा है और समय भी आपके पास कम है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आपके हित में जो है बेहतर रहेगा। तो देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग, तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ पर याद रखेंगे। 1994 में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले जो है हिंद चीन पहुंचे थे। दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। सिलेक्टिव दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली यात्री पहुंचे थे, जो कि 1498 में भारत पहुंचे थे। तो ध्यान रखिएगा, फैक्ट आपको यहाँ पर दिया गया है कि 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। सर्वप्रथम भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 में पुर्तगाली यात्री यानी वास्को डी गामा ने किया था। वर्तमान में कहा जा रहा है कि वर्तमान के स्वतंत्र देश वियतनाम, लाओस, कंबोडिया देश हिंद चीन में कहा जा रहा है कि जो है फ्रांस के अधीन थे। तो ये सभी आपको पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाना जो है किसने निभाई थी। तो बारदोली सत्याग्रह फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, बारदोली सत्याग्रह की दोस्तों अगर बात करेंगे तो मुख्य भूमिका वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर दोस्तों बढ़े तो इसका फैक्ट दिया गया है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। इसके मुख्य
जो है आपका भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। यह सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में आपका हुआ था, जिसका की मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया। और बारदोली सत्याग्रह आपके गुजरात में आयोजित हुआ था। गुजरात में किसानों ने जमीन की जो है आपका मालगुजारी बढ़ाने के जो है सरकार के निर्णय में जो है विरोध किया था। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन ये किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में। ऑप्शन आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा फैक्ट दिया गया है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य अलगाव नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी जो है अमेरिकों के साथ भेदभाव को समाप्त करना था। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो देखिए राष्ट्रवाद की जो है घटना की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया या जो है अंजाम दिया, तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, बी करेक्ट हो जाएगा। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, तो फ्रांस की क्रांति, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट हमारा दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। इस क्रांति में कहा गया कि देश के लोगों के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होगा, वे ही इसकी नियति करेंगे। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप सत्ता राजतंत्र से मिलकर फ्रांसीसी नागरिकों में हस्तांतरित हो गई। तो मेनली आपको याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। और फ्रांस की क्रांति दोस्तों जो आपका हुआ है 1789 में हुआ है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे। प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया है, ध्यान रखिएगा, शहनाई वादक थे। ध्यान रखेंगे बिस्मिल्लाह खां जो है किस प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते थे, शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक बजाते थे। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। इनका जन्म 1916 में हुआ था और ये डुमरांव बिहार में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करेंगे तो 2006 में जो है आपके बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु हुआ था, जो कि शहनाई वादक थे। इतनी पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है प्रश्न सा, तो यहाँ से आपका जो है कंटिन्यू आपका होता है। और ये देखिए आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कहा जा रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र की दोस्तों लेखक की बात करेंगे, कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक महान दस्तावेज वैज्ञानिक, कम्युनिज्म के सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक जो है आपका एंगल्स ने तैयार किया था। यह 21 जनवरी 1848 को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ। इसे प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। कई बार आपके एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध आपका शुरू जो हुआ था 1939 में शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध 1939 से 1945 तक चला। यह युद्ध धुरी राष्ट्र यानी जर्मनी, इटली और जापान तथा मिस्र राष्ट्र जैसे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चाइना के मध्य हुआ था। देखिए जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था यह आपका 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों पूछा जाता है कि 1917 में कौन सा देश जो है ये बाहर हो गए थे, तो ये रूस जो है बाहर हो गया था। इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। अभी आपका कवर हो गया है। ये दोस्तों एडोल्फ हिटलर ने किया था और जर्मनी ने कवर किया था, जो है आपका आक्रमण किया था। अगर आपको व्यक्तिगत पूछा जाए तो आपका द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, तो एडोल्फ हिटलर ने किया था। बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। कई बार आपको पूछा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1939 से आपका 45 तक चला था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है।
तो दोस्तों ये आपके मंगल को जाना जाता है। मंगल के पास टोटल 2 उपग्रह है, एक आपका फोमोस है, दूसरा आपका डिमोस है। मंगल ग्रह लाल इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इस पर लो ऑक्साइड की मात्राएं आपके अधिकतम है। दूसरी चीज़ें आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है जिसके पास टोटल आपका 79 आपका उपग्रह है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो ये आपका शनि के पास है। शनि के पास देखेंगे तो टोटल आपका 82 आपका उपग्रह है। और दोस्तों अगर बुध और शुक्र की बात करेंगे तो इन दोनों के पास उपग्रह नहीं है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और आपका शनि है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये आपका बुध है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। अगर दोस्तों शुक्र की बात करेंगे तो सुबह का तारा, शाम का तारा, चमकीला तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं जो आपके मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एल नीनो शब्द है। एल नीनो जो आपके साथियों शब्द है एक प्रकार का आपका स्पेनिश है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट आपको याद रखना है, उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्र घटना को एल नीनो कहते हैं। एल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कहा जा रहा है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों आपके गंगा नदी पर स्थित है। भारत में कौन सी नदी का उद्गम होता है, गंगा का होता है। गंगा गंगोत्री से निकलता है और ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन करेंट डेटा के अकॉर्डिंग कुछ इसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला की बात करेंगे फैक्ट का, तो राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यह बिहार के मोकामा में बना है। ध्यान रखिएगा, राजेंद्र सेतु कहाँ पर है दोस्तों, किस जिला के अंतर्गत, तो मोकामा के अंतर्गत पड़ता है और ये अपने बिहार के अंतर्गत है। यह रेल या सड़क पुल है, यह उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने का काम करता है। तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते कहा जा रहा है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलता है। देखिए दोस्तों, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलता है। कहाँ पर मिलता है आपको, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका देखिए ऑप्शन आपको सारा यहीं पर आपको दिया गया है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी पर मिलती है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका, ये आपका हो जाएगा देवप्रयाग में मिलता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे साथियों, कहा जा रहा है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलता है, तो देवप्रयाग में बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसका कुछ महत्वपूर्ण साथियों फैक्ट है, याद रखेंगे कि अलकनंदा जो आपका संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और धौलावीरा नदी विष्णुप्रयाग में, अलकनंदा और पिंडारी कर्णप्रयाग में मिलती है। गंगा और यमुना ये जो है आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में मिलती है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की जलवायु है। दोस्तों जो भारत की जलवायु है ये आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला साथ यहाँ पर फैक्ट की बात करेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। कर्क रेखा दक्षिण में स्थित भारत का कटिबंध उष्ण कटिबंध है और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारत का कटिबंधीय उष्ण का जो है आपका उष्ण कटिबंध है। अतः भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपका बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसका कुछ महत्वपूर्ण आपको पॉइंट दिया गया है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील ये दोस्तों आपका जो है चिल्का झील है, जो कि ओडिशा राज्य के अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ से कई बार आपके प्रश्न पूछे भी गए हैं कि भारत की सबसे जो है खारे पानी की झील कौन सा है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका चिल्का झील है। चिल्का झील दोस्तों आपके ओडिशा राज्य के अंतर्गत पड़ता है। तो पॉइंट को आपको यहाँ से
याद रखने हैं। अगला कहा जा रहा है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है हिमाद्री। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कहा जा रहा है कि हिमालय पर्वत भारत में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। हिमालय मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। इसकी सबसे उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहते हैं और इसके सबसे दक्षिणी पर्वतमाला को शिवालिक कहते हैं। ये पॉइंट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिमालय के जो है साथियों उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहते हैं जबकि दक्षिणी पर्वतमाला को शिवालिक कहते हैं। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कहा जा रहा है आपका कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका यादव पायेंग को कहा जाता है। सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों फैक्ट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से असम के पर्यावरणविद कार्यकर्ता यादव मोलाई पायेंग को जाना जाता है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उससे पद के उस जो है हटाया जाता है तो दोस्तों महाभियोग पारित करके एज ए प्रेसिडेंट के जैसा इन्हें हटाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में है। संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की संसद के समावेदन पर आदेश के अकॉर्डिंग इसे हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है महाभियोग को पारित करके। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है तो महाभियोग को पारित करके, जबकि राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है आर्टिकल आपका 61 के तहत महाभियोग पारित करके संसद के द्वारा हटाए जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। चलिए यहाँ देखिए तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 तक आपका कवर हो गया। अब दोस्तों हम लोग जो है 19 पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये आपको पूछा जा रहा है। आंसर आप लोग देखिए, कहा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति दोस्तों प्रतिभा पाटिल बनी थी। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी थी। ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। दोस्तों ऐसा कौन सा जो है महिला है जो कि राष्ट्रपति बनी है, अगर आपको पूछा जाता है कि जो है सर्वप्रथम जो है आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो द्रौपदी मुर्मू बनी थी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपके आ सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। देखिए थोड़ा सा विजुअल पीडीएफ आपका नहीं आ पाया है, चीज़ को स्कैनिंग किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। जहाँ भी प्रॉब्लम हो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को हाई कीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन से रिलेटेड या पढ़ाई के दौरान काफ़ी सारे कठिनाइयाँ आती है, लेकिन आपको सामना करना है, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा हाई कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता में निहित होती है। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला कहा जा रहा है कि भारत के CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों एग्जाम के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, तो याद रखिएगा इसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा आपके किए जाते हैं। अगर दोस्तों बात करेंगे भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 148 अनुच्छेद के अंतर्गत आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि देश का प्रथम नागरिक होता है। बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर आया होगा, राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है।
देखिए भारत की लोकसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष रही है ये फ्रेंड्स आपके मीरा कुमार राय, प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मीरा कुमार भारत की लोकसभा की पहला महिला है जो कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो फैक्ट दिया गया है कि भारत की लोकसभा की स्थापना 7 अप्रैल 1952 को हुई थी और भारत के अंतर्गत पहला आम चुनाव ये आपका 1951 या 1952 आपका होता है। लगभग क्वेश्चन में आपका 1952 ही आपको दिया रहता है। तो भारत में जो पहला दोस्तों आपके आम चुनाव हुआ था ये आपका 1952 में हुआ था। डेट आपको इम्पोर्टेंट रखना है। वर्ष 1952 में पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोकसभा मिली। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। यह बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जिनकी की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखेंगे, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनके जन्मदिन को टीचर्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को। दूसरा अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही किया गया था। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। यह भारत के पद पर सबसे कम समय के लिए रहे क्योंकि पद रहते इनका निधन हो गया था। इसका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तक को निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तक को निलंबित किया जा सकता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। पहला किया गया है 1962 में, दूसरा बार किया गया है 1961 में, तीसरा बार आपका किया गया है 1975 में। भारत और चाइना से युद्ध के समय 1962 में किया गया है। दूसरा बार 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान किया गया है। और तीसरा बार इंदिरा गांधी के शासनकाल में आंतरिक अशांति के कारण से 1975 में किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा किया जाता है ये आर्टिकल 352 के तहत किया जाता है। आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंट है। इतने पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लेखित बाह्य आक्रमण या किसी भी प्रकार का जो है युद्ध की घोषणा के कारण से राष्ट्रपति अगर चाहे तो आपातकाल की घोषणा जो है कर सकता है। इसका कुछ महत्वपूर्ण आपको पॉइंट आगे दिया गया है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो या राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तकों को निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। साथियों कहा जा रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब एक है। संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, क्योंकि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में टोटल हमें 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, जिसमें कि 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके और इसे जो है दोस्तों आपका 300 के ए में डाल दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि संपत्ति के अधिकार अब कानूनी अधिकार है, जिसे आर्टिकल आपका जो है 300 के ए में आपका डाल दिया गया है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला कुछ पॉइंट दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विविध कहा जा रहा है कि यानी कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया है और इसे अब आर्टिकल 300 के अंतर्गत रखा गया है। पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। लोकसभा अपना त्यागपत्र दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। तो आंसर आपको दिख जाता है, लेकिन आपको दोस्तों प्रश्न को याद रखना है। प्रश्न को आपको याद रखना है। अभी आप एग्जाम हॉल में नहीं हो, तो इसलिए प्रश्न को आपको याद रखना है, ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को करता है। बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को तथा लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों जो आपके होते हैं ये आपका 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे तो आप 6 वर्ष के लिए आप लगा रहे हैं क्या, तो देखिए उपराष्ट्रपति भी आपके 5 साल तक आपका रह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का जो पद रहता है ये 6 माह से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो देखेंगे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में यह उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। दोस्तों लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। ये सभी क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन आपका है ये मैंने दोस्तों नोट्स में आपको कवर करा दिया है। जो आपके लाइव क्लास चलता है मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिया है। तो देखिए पहला जो लिखित संविधान है ये आपके अमेरिका में लागू हुआ था, जबकि सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान की बात करूँ तो ये अपने भारत में है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है और लिखित संविधान ब्रिटेन का है। तो अगर पूछा जाता है कि कौन सा देश का और लिखित संविधान है तो ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। दोस्तों कई बार ये प्रश्न आपका एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर भारत का महान्यायवादी होता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसका की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो भारत सरकार का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर अर्थात कानूनी अधिकारी होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख दिया गया। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों हो जाएगा सुव्यवस्थित सिंचाई प्रणाली। ऑप्शन आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य रूप से सुव्यवस्थित कृषि प्रणाली आपका है। सुव्यवस्थित आपका जो है कृषि प्रणाली है। किसी भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा करने की प्रणाली को यानी कि जो है बहुविकल्पीय फसल प्रणाली कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आपका हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यशील पूंजी कहा जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है। बताइए भारत जैसे कहा जा रहा है कि जो है भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रम मतलब जैसे मजदूर की उपलब्धता या फिर काम करने वाले की उपलब्धता को हम लोग श्रम कहेंगे। अगला की बात करेंगे तो भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कहा जा रहा है कि उत्पादन का साधन श्रम है। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। तो आपके दुग्ध उत्पादन से है। दूध उत्पादन के क्रांति वर्गीस कुरियन को, हालांकि फैक्ट में आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट सेलेक्ट कर दिया गया है, तो मैं ना भी रिवील कराऊं तो आप सभी लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। कहा जा रहा है कि दूध का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित इस क्रांति को गति देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 101वीं जयंती 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दिवस के रूप में दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए आपका आवश्यक है भूमि, इसके अलावा आपका आवश्यक है श्रम व भौतिक पूंजी। सामाजिक संस्थाएं ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भौतिक पूंजी और भूमि श्रम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक है। इसके अलावा उद्यम और ज्ञान की आवश्यकताएं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है दोस्तों। कहा जा रहा है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का सर्वेक्षण
कौन करता है? तो ये दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का सर्वेक्षण देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक करता है, यानी आरबीआई करता है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। जीडीपी का तात्पर्य क्या है? जीडीपी का मतलब होता है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान रखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसी को हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट फैक्ट दिया गया है, एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद होता है। इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी कब होती है? जब लोग, तो देखिए अल्प बेरोजगारी काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, अपनी क्षमता से कम काम करे। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। काम नहीं करना चाहते हैं, तो आपका काम करना नहीं चाहते हैं, तो कहा जा रहा है कि अल्प बेरोजगारी, कहा जा रहा है कि सुंगत झट से काम करते हैं, अपनी क्षमता के से कम काम करते हैं, उसके काम के बदले भुगतान नहीं दिया जाता। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? दोस्तों यहाँ से हर एक बार क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ये आपको पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत के जो है बेरोजगारी क्षेत्रों की अगर बात करेंगे ग्रामीण में, तो दोनों वो आपका मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जिसे हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। और यहाँ पर मौसम के अकॉर्डिंग ही काम मिल पाता है, तो उसी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहने का मतलब है छिपी हुई बेरोजगारी। अगर 10 बंदा कहीं पर काम कर रहा है, उसमें से अगर 2 को हटा दिया जाए तो भी उतना ही काम होता है, तो इसका मतलब वहाँ पर हम लोग कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। ऑप्शन दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण आपका फैक्ट दिया गया है, जब श्रम शक्ति का एक हिस्सा या तो बेरोजगार कहा जा रहा है कि जब श्रम शक्ति का एक हिस्सा या कहा जा रहा है या तो बेरोजगार है या उस बिंदु पर अनावश्यक रूप से काम कर रहा है जहां उत्पादक लगभग शून्य है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कोई भी स्थिति जो केवल वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध होती है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी व प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों आपके पाई जाती है। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की? 2021 के अनुसार आपको बताना है, तो बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जनवरी 2021 में टेस्ला ने कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत किया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय आय का मतलब है उत्पादन के साधनों से आय। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का जो ज्ञात किया जाता है, आकलन किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय को लेकर के किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण आपका फैक्ट दिया गया है, किसी देश की उत्पादक व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथ में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विरुद्ध कहा जा रहा है कि विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब उत्पादन के साधनों की आय से है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? देखिए मोटेरा दोस्तों अभी रखा गया है, इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ फैक्ट दिया गया है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता है। हिरोशिमा कविता के रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिरोशिमा कविता के दोस्तों रचयिता कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा नामक कवि ने हिरोशिमा नामक कविता लिखी है, तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है मित्रों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है?
देखिए दोस्तों, आपको पता है कि ये आपका जो है बिहार का ही ज़िला है, मधुबनी आपका। और ये जो है आपका जो है जो है किस शैली के लिए, भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि बिहार राज्य की सबसे लोकप्रिय चित्रकला मधुबनी चित्रकला है। इस शैली में 2 प्रकार के चित्र पाए जाते हैं, एक आपका भित्ति चित्र और दूसरा आपका जो है ये आपका औरीपन चित्र यानी रंगोली चित्र आपके पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये किस शहर के अंतर्गत है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैग में है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, जो नीदरलैंड के अंतर्गत पड़ता है। तो नीदरलैंड के हैग में वर्ष 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके 193 देश सदस्य हैं। तो दोस्तों याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अभी 193 देश सदस्य हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष अमेरिका के जुआन डोगोन है। ध्यान रखिएगा इतने पॉइंट को। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। बिहार फायरमैन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका हुबहू पूछा गया है और ऑप्शन आपका सी पर ही उसमें आपका ऑप्शन दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है क्योंकि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उसका जन्म दिसंबर अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी की हेडक्वार्टर जेनेवा के अंतर्गत है के द्वारा किया जाता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, एम्पियर की एसआई इकाई क्या है। एम्पियर की एसआई इकाई आपका विद्युत प्रवाह की एसआई मात्रक एम्पियर है। एम्पियर की एसआई इकाई नहीं बल्कि विद्युत धारा के ही एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। एम्पियर की एसआई इकाई विद्युत प्रवाह है, परंतु एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से कहा जा रहा है कि परिष्कृत हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन का सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स की वजह से परिष्कृत हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जी का होता है, जिसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दोस्तों किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। फ्यूज जो है आपका क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। अगला पॉइंट हमारा नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। देखिए आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिया गया है, आप देखिएगा। तो यहाँ पर आइए डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति में संचयन में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारंपरिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। अगला दिया गया है कि उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला अगर दोस्तों हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर दिया गया है, साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, देखिए प्रश्न हमारा दिया गया है ए सही है बी सही है, दोनों आपका करेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका क्या, द्रवों का घनत्व मापने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर देखिएगा तो लेक्टोमीटर आपको दिया नहीं गया है, तो आपका पिक्नोमीटर हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो एक आपका नया चीज़ यहाँ पर आपको मिला है पिक्नोमीटर, जो कि मैंने अभी तक आपको कवर नहीं कराया था। डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, एनीमोमीटर पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापता है, बेवामीटर मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापता है, यूडियोमीटर गैस के मिश्रण के आयतन को मापता है, पिक्नोमीटर द्रव के घनत्व को मापता है।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया, कहा जा रहा है कि बैगनी रंग के प्रकाश तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है। तो दोस्तों 455 से 390 nm होता है, नैनोमीटर होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको याद रखना, नीला का आपको एक बैगनी का, नीला का और आपको लाल का याद रखना है। इसका ना भी रखें तो कोई बात नहीं है। आपका इसका देख लीजिए 700 आपका 40 से 622 होता है, नीला की दोस्तों 440 से 800 485 होता है और बैगनी का 455 से 390 आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शन करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो पटाखा फोड़ते हैं तो लाल रंग का हमें जो है दिखता है, यह आपका ट्रांसियम कार्बोनेट है। पीला रंग दिखता है सोडियम नाइट्रेट है, हरा रंग दिखता है बेरियम क्लोराइड है, नीला रंग दिखता है कॉपर क्लोराइड। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगता है क्योंकि। सर्दियों में नमक में बर्फ डालने पर बर्फ पिघलने लगता है क्योंकि। सिंपली आपको आंसर देना है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, गलत है। बर्फ के गहरे अंदर में मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, गलत। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, बिल्कुल करेक्ट है। गलने का मुख्य कारण होगा सतह पर पानी के हिमांक को कम करना, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कुछ फैक्ट आपको दिया गया है जो कि आपको याद रखने हैं। फैक्ट की दोस्तों बात करेंगे, नमक बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, इसी कारण सर्दियों में भी नमक डालने से बर्फ पिघलने लग जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो ब्रोमीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अधातु है और ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु की बात करेंगे तो आपका पारा हो जाएगा, जिसे हम लोग Hg कहते हैं। तो याद रखेंगे कि कक्षीय तापमान पर ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एक अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन एक प्रकार का हेलोजन है जिसे आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम त्रिज्या सबसे कम त्रिज्या से सबसे ज़्यादा त्रिज्या की ओर ब्रोमीन, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, अर्थात सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या ब्रोमीन की व सबसे कम क्लोरीन की होता है। दोस्तों याद रखेंगे सबसे कम त्रिज्या क्लोरीन की होती है, सबसे अधिक त्रिज्या ये आपके ब्रोमीन की होती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, CH3COOH2 CH3 का एक अणुसूत्र है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसे हम लोग एथेनॉट कहते हैं, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि मक्खन डैश का उदाहरण है। दोस्तों अगर मक्खन की बात करेंगे, ये आपका पायस है जिसे इमल्सन कहते हैं। तो पूछा जाता है इमल्सन या पायस का उदाहरण क्या है, तो मक्खन या ऑप्शन में आपको दूध दिया रहता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पायस के उदाहरण में मक्खन, दूध, मर्जीरिन आदि को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। पायस या इमल्सन की दोस्तों बात करेंगे तो मक्खन, दूध, मर्जीरिन आपके आते हैं, तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्सम साल्ट। वॉशिंग सोडा में होता है, ग्लोवेल साल्ट में होता है, बोरेक्स में आपके होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि क्रिस्टल जल उसे कहते हैं जो क्रिस्टल के भीतर विद्यमान हो, और एप्सम सॉल्ट लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होते, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है, विटीकल्चर, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आपका आएगा दोस्तों यहाँ से, रेशम उद्योग सेरिकल्चर, पक्षी पालन एवीकल्चर, जबकि मक्खी पालन मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, पक्षी पालन एवीकल्चर, रेशम कीट हेतु शहद उगाना मोरिकल्चर। इसके अलावा बात करेंगे अंगूर का खेती तो विटीकल्चर। इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील विटामिन CHB कॉम्प्लेक्स होता है, CHB कॉम्प्लेक्स, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K होता है।
दूसरी वसा में घुलनशील होते हैं। B6 विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है जिसे पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स हम आपको बायोलॉजी में स्पेशल कवर कराएंगे। ये सभी प्रश्न आपका एक ही साथ जो है कवर आपका हो जाएगा। तो प्रश्न अगर आपसे नहीं बने तो आपको हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि मैंने बताया है कि सारा कुछ हम आपको कवर कराएंगे। तो टोबैको मोजेक वायरस हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है, टोबैको मोजेक वायरस, एक करेक्ट हो जाएगा आपका। टोबैको मोजेक वायरस यानी पादप वायरस TMV का पूरा नाम टोबैको मोजेक वायरस है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, अग्नाशय करता है, जिसके अल्प स्रावन के कारण से मधुमेह नामक बीमारी होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसे मानव शरीर का अग्नाशय पैदा करता है और यह ग्लूकोज को अवशोषित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि 1930 में CV रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। देखिए दोस्तों, CV रमन को नोबेल पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है ये भौतिक के क्षेत्र में किया गया है, जो कि प्रश्न आपका रिसेंटली पूछा भी गया था, ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर वेटरमैन को वर्ष 1930 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार, 1954 में भारत रत्न व 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है। रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने किया था, विलियम हार्वे ने, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर कहा जा रहा है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 4 रक्त समूह A, B और AB तथा O की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 900 ईस्वी में किया था। चिकित्सक हुआ जीव विज्ञान थे, देखें ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुष्प के किस हिस्से में परागकण का उत्पादन होता है। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परागकोश में। पुष्प के परागकोश हिस्से में परागकण का उत्पादन होता है जो भीतर स्थित होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कोकस। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, कोकस होता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोकस नामक जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक वृत्ताकार मेज पर 8 व्यक्ति ABCEFGH। दोस्तों यहाँ से आपका जो है आपका रीजनिंग का प्रश्न आपका है, तो इसका आप सभी लोग जो है सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ से देखिए आपका मैथमेटिक्स और आपका दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न आपका जो है कंटिन्यू आपका होता है, तो आप सभी लोग इसको जो है दोस्तों सॉल्व करेंगे। आपको PDF ग्रुप पर आपको डाल दिया जाएगा, तो इसको छोड़ना नहीं। अगर छोड़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप छोड़िएगा नहीं। इसको आराम से आप जितनी भी आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग दिया गया है इसको आप सभी लोग जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका देखिए PDF आपको ग्रुप के अंतर्गत डाल दिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट ग्रुप के अंतर्गत ऐड नहीं हुए हैं, आप सभी लोगों को ग्रुप के अंतर्गत ऐड होना है। ग्रुप के अंतर्गत A to Z आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो बाकी आप सभी लोग इसको सॉल्व करने का काम करेंगे। बाकी दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग, तो मैथमेटिक्स आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या ग्रुप में जाकर के सॉल्व करना है। मैं हिंदी का प्रश्न यहाँ पर आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। आप सभी लोग इस नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं और कंप्लीटली आप मेरे से कॉल करके एक बार इंक्वायरी ले सकते हैं। अच्छे तरीक़ा से सारे कुछ आपको ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। 7050533705 पर SMS या कॉल करना। यहाँ से दोस्तों कुछ आपका मैथमेटिक्स का आपका प्रश्न दिया गया है, सॉरी हिंदी का, तो इसको आप ध्यान से लगाइए। कहा जा रहा है कि भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं, ये दोस्तों आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 रूप है। भाषा की अभिव्यक्ति 2 प्रकार की होती है, एक आपका मौखिक, दूसरा आपका जो है लिखित होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोई शब्द जब किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता है तब तक शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे पद कहते हैं, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो ध्यान रखिएगा कि कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता है तब तक शब्द रहता है, जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं। अर्थ के आधार पर कौन सा प्रकार नहीं है, तो देखिए आपका जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, प्रश्न योधक आज्ञार्थक। ध्यान रखेंगे आज्ञार्थक, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, इसे हम लोग कहते हैं, ध्यान रखेंगे वस्तुओं की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, तो आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया का, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है। सूरदास की अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो ये आपका जो है ब्रज भाषा में है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, देखिएगा तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों, कहा जा रहा है कि जिस संज्ञा में किसी कहा जा रहा है कि वस्तु के धर्म गुण अथवा कहा जा रहा है कि ज्ञान का बोध उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चौराहा किस तरह का समासिक पद है, तो संख्या पूर्व द्विगु होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बाकी आपका इंग्लिश का दिया गया है, तो इसको अगर आप खुद से लगाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, तो आप सभी लोग इसको लगाइएगा। दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको दोस्तों टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।